जी। नमस्कार दोस्तों, काश इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम एक खास विषय पे बातचीत करने जा रहे हैं, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित मरीज। लंबे समय तक दवाइयों, खराब जीवन शैली और बहुत तरह की जो लापरवाहियां होती है, उससे शरीर में विषैले तत्व यानी टॉक्सिक्स जमा हो जाते हैं। इन टॉक्सिक्स की वजह से कई सारी बीमारियां अचानक ही चपेट में ले लेती हैं और इनसे बचने का माध्यम जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया है। ये हर पैथी के द्वारा की जा सकती है, लेकिन आज हम खास तौर पे होम्योपैथी की बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम किस तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, किस तरीके से टॉक्सिन से अपने आप को बचा सकते हैं और किस तरीके से एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के गुप्ता, जो फाउंडर डायरेक्टर हैं ए के जीज OVIM ओविम्स। जी। तो डॉक्टर गुप्ता, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जी, नमस्कार। सर, आम तौर पे ये देखा जाता है कि लंबे समय तक दवाइयों का सेवन जो है एक दुष्प्रभाव लेकर आता है, खास तौर पे एलोपैथी मेडिसिन्स। जी। तो इसकी वजह से बहुत सारे विशेषज्ञ ये सलाह देते हैं कि एक सर्टेन पीरियड के बाद हमें डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जिससे जी। शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स या जो भी विषैले तत्व हों उसको हम बाहर कर पाते हैं। जी। तो इस बारे में ही आपसे इसी पे आधारित सवाल जो है वो पूछना चाहूँगा आज मैं। तो सबसे पहले सर ये बताएं कि हम कैसे इस चीज़ को पहचानें कि हमारे शरीर में टॉक्सिक्स जमा है, क्या लक्षण है उसके? सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा और ये बहुत अच्छा रीजन है कि आम लोगों को जो कि किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित होते हैं तो उनको लंबे अंतराल तक कुछ दवाइयां खानी पड़ती हैं, खास एलोपैथी की, जिसमें जिसको हम कहते हैं वो ड्रग डिपेंडेंस वाली डिजीजेज होती हैं। उनमें से भी एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस भी एक उनमें से ही है, जहाँ पे वो एक मरीज को लंबे अरसे तक दवा खानी पड़ती है और उस सिर्फ अपने को मेंटेन करने के लिए। और वहां पे तो वो मानते हैं कि ये ठीक होने वाली तकलीफ नहीं है, क्यूरेबल नहीं मानते उसको, तो इसके लिए वो हमें कहते हैं लाइफ लॉन्ग यू हैव टू बी ऑन ट्रीटमेंट। तो जी। वो जो ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं उनको उन दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को ठीक चलाने के लिए। उसके साथ साथ उनके लेते लेते उन जिस चीज के लिए वो दवा ले रहे हैं उसमें बेशक उनको कुछ हद तक राहत मिलती है, आराम मिलता है, परंतु ये देखने में आता है कुछ समय के बाद वो और हमें लक्षणों से पीड़ित होना शुरू हो जाते हैं या उनको और तकलीफें होनी शुरू हो जाती हैं, जो कि जी। विशेषकर उन दवाओं के सेवन की वजह से होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि एलोपैथिक दवाइयाँ जो अच्छा हेल्प करती हैं, पर उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ये सबको पता है, परंतु उनके पास और कोई चारा भी नहीं, तो इसलिए उनको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो ऐसे समय में जब एक व्यक्ति कोई किसी भी चीज की लंबी समय से दवा ले रहा है तो उसके जो सिम्टम्स आते हैं, सबसे पहला सिम्टम होता है उसकी गैस्ट्रिक इरिटेंट, क्योंकि जो ये दवाइयां होती हैं नॉर्मली जो गैस्ट्रिक मिकोजा होती है उसको इरिटेट करती हैं, क्योंकि वो केमिकली बेस्ड तेज दवाइयां होती हैं। तेज दवाइयां इसलिए दी जाती हैं क्योंकि मरीज की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है। और एलोपैथिक की जो दवाइयां हैं वो सारी होती ही केमिकल बेस्ड हैं, तो उनको अमीन लेने से उनकी जो अमीन बैक्टीरियल फ्लोरा है और जो आपका इंटेस्टाइनल फ्लोरा है वो डिस्टर्ब होता है। वहाँ पे क्या नाम अमीन अक्सर देखा जाता है कि आपको कहा जाता है कि उनके यहाँ कोई ना कोई एंटासिड जरूर लें। कोई भी एंटीबायोटिक देते हैं तो उसके यहाँ एंटासिड लेने की जरूरत पड़ती है, पेन किलर देते हैं तो एंटासिड लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दे आर वेरी वेल नोन आई मीन गेस्ट्रिक इरिटेंट्स। तो ऐसे ही उनके जब सिम्टम्स होते हैं, किसी को पेट में दर्द होना शुरू होता है या एसिडिटी होना शुरू हो जाता है या उनका जो डेली का आई मीन डाइजेस्टिव सिस्टम है उनमें डिस्टर्बेंस देखी जाती है कि आपको भूख नहीं लग रही, भूख मर जाती है, या थोड़ा सा खाने पे आपको आई मीन पेट में अपच महसूस होता है, या बारी बारी टॉयलेट जाने की इच्छा होती है कि आप आई मीन मोशन करके आते हैं पर लगता है कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ। या फिर उनको यहाँ पे जैसे कहते हैं सीने में जलन होनी शुरू हो जाती है, मुंह में पानी खट्टा या कड़वा पानी आना शुरू होता है, इसे वाटर प्राश कहते हैं।
या हार्ट बर्न कहते हैं। और उसी तरह से उसके साथ साथ पेट में दर्द, मीठा मीठा दर्द भी हो सकता है और दर्द तेज भी हो सकता है, पर ये रह रह के होना शुरू हो जाता है। जी जब पेशेंट की वो जो पाचन शक्ति में इसमें फर्क आता है, तो उनके साथ साथ जो स्टूल का उनका जो रोजमर्रा की वो है हैबिट है कि एक बारी शौच के लिए जाते हैं और वो पूरा क्लियर हो जाता है, तो उस व्यक्ति को जो कि इन दवाओं का सेवन काफी लंबे अरसे से करता आ रहा है, तो उनको उसमें चेंजेस नजर आने शुरू होते हैं। कभी उनकी जो स्टूल की फॉर्मेशन है वो या तो लूज हो जाती है, उनको बारी बारी जाना पड़ता है, और या जैसे जब भी कुछ खाते हैं तो एकदम से उनको एक्टिवेट हो जाती है उनकी मोशन की फीलिंग, एंड दे हैव टू गो टू द टॉयलेट। और इन एक्सट्रीम केसेस उनके साथ कभी कभी ब्लड भी देखने को मिलता है, ब्लड या म्यूकस। तो जो ये कुछ लक्षण हैं जो कि आमतौर पे देखे जाते हैं कि जो व्यक्ति एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित हैं या किसी और चीज की ड्रग डिपेंडेंसी वाली बीमारी से हैं, तो ये उनको लंबे अंतराल पे लेने पे ये सिम्टम देखे जाते हैं। जी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये पता चलता है कि जो दवाइयों का दुष्प्रभाव है उसका एक बहुत ही व्यापक असर जो है वो हमारी पाचन तंत्र पे पड़ता है। जी तो जी, तो सर अब बात जो है वो आपने एंटीबायोटिक और पेन किलर की भी चर्चा की है। जी तो चूंकि जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित लोग होते हैं, जो भी इसके पेशेंट हैं, या फिर एक सामान्य व्यक्ति की बात कर लें जिसको ये एंकाइलोजिंग नहीं भी हो, उसको भी किसी बीमारी की वजह से एंटीबायोटिक या पेन किलर का इस्तेमाल करना पड़ता है लंबे समय तक। तो इस तरह के ड्रग्स से किस तरह के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, और होम्योपैथी इनसे उबरने में किस प्रकार सहायक हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, यहाँ पे अभी आजकल काफी एक इस बात का प्रचलन है कि जैसे जब बात हम करते हैं एलोपैथी की, तो एलोपैथी में कुछ लोग कहते हैं कि जो सच्चाई क्या है कि व्हाट इज सर्जरी। सर्जरी, इट हर्ट्स बट इट हील्स। पेन जी किलर्स, they give instant relief, but there are side effects always. And then I say, what is ideal? Ideal is homeopathy, which works it effectively and which works into the form of the curative form, and it is safe without any side effect. तो यहाँ पे तीन चीजों का, जैसे आपने हमने एंटीबायोटिक पे उनकी बात करी, पेन किलर का सामान्य तौर पे देखा जाता है कि आमतौर पे लोगों को जो तकलीफ होती है, कोई एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं या पेन किलर्स का सेवन करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि उनको शीघ्र आराम मिल जाए। जी उनका जो आराम है वो थोड़ी देर के लिए मिलता जरूर है, पर उसके जो दुष्प्रभाव है वो काफी हद तक लंबा चलने वाले होते हैं अगर वो दवाई उनको रेगुलरली लेनी पड़ती है। तो ऐसे समय में अगर वो व्यक्ति होम्योपैथी का उपयोग करे, तो हमने अपने अपने क्लिनिक्स में और अपने प्रैक्टिस में ही देखा कि वो व्यक्ति इन दोनों चीजों से निजात पा जाता है कि ना तो उनको प्रॉब्लम रहती है बारी बारी होने की, और ना उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे समय में जब वो अपना ट्रीटमेंट लेते हैं होम्योपैथी से, तो वो कंप्लीटली इस चीज से फ्री भी हो जाते हैं। जी जी ठीक है। तो मतलब ये तो बात हुई। अच्छा, एक सवाल जो है वो ज़हन में आता है, जैसे कि आमतौर पे हम एलोपैथ के बारे में कहते हैं कि उसके मतलब कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिसके लंबे समय तक इस्तेमाल से उसका दुष्प्रभाव सामने आता है, साइड इफ़ेक्ट सामने आती है। जी। लेकिन क्या सर होम्योपैथी में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है? क्या होम्योपैथी की भी साइड इफ़ेक्ट होती है? ये आपने बहुत बहुत ही अच्छा सवाल पूछा अंकुर जी, क्योंकि जी हम वैसे तो ये बात मानते हैं और सभी लोग मानते हैं कि होम्योपैथी एक ऐसी दवाई जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, और हम ये कहते भी कि होम्योपैथी इंश्योर्स हेल्थ सेफली। परंतु मैं यहाँ पे फिर भी एक बारी अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि होम्योपैथी की दवाई भी एक दवाई ही है, तो उसका उपयोग भी उस ढंग से किया जाना चाहिए जिस तरह की उपयोग आपके लिए आपको सजेस्ट किया जाता है आपके फिजिशियन द्वारा या होम्योपैथिक डॉक्टर के द्वारा। जी अगर कुछ लोग, जैसे ये हमने कई बार देखा कि कुछ दवाइयां पूछते हैं, हमने उनको दवाइयां बता भी, बल्कि हम जैसे हम बात करेंगे तो मैं यहाँ पे भी आपको बताना चाहूंगा कि जो अगर हम दवा डिस्कस कर रहे हैं तो मरीज अपने आप ना लें, वो उनकी अपने डॉक्टर की देख रेख में लें, और लंबे अरसे तक उसको नहीं लेना। ये भी जी क्योंकि क्या होता है कि कुछ जो होम्योपैथी का इलाज बेसिकली
जो ट्रीटमेंट करते हैं वो पेशेंट के फलस्वरूप बनाया जाता है कि पेशेंट का टेलर मेड ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पे जैसे एलोपैथी में है कि अगर आपको एक अनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उनके लिमिटेड वो सेट पैटर्न की दवाइयाँ हैं, उनमें हर मरीज को अलग अलग कंपनी की हो सकती है, कम महंगी सस्ती हो सकती है, पर बेसिक सॉल्ट या बेसिक चीज वही रहती है। जबकि ये चीज होम्योपैथी में ऐसे बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि हम अगर यहाँ पे ये देखते हैं जो होम्योपैथी की चिकित्सा प्रणाली में जो दवा दी जाती है वो मरीज के लक्षणों को देख के दी जाती है, ना कि खाली बीमारी के। क्योंकि जो बीमारी हमारा होम्योपैथी में ये मानना है कि ट्रीट द मैन इन डिजीज, नॉट द ट्रीट द डिजीज इन मैन। क्योंकि जिस व्यक्ति को हम कहते हैं सपोज लिवर है, लिवर की वजह से इंसान नहीं है, इंसान है तो उसकी वजह से लिवर है, तो इसलिए इंसान की जरूरत ज्यादा है, इंसान की अहमियत ज्यादा है। तो इंसान की जो जितनी उनकी अपनी लक्षण है, जिसमें हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसमें उसका मेंटल फिजिकल इमोशनल सारा पैटर्न को लिया जाता है और उस आधार पे दवाई का निर्धारित की जाती है, तो वो दवा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होती है और वो सबसे अच्छा इफेक्ट करती है। वो साइड इफेक्ट सिर्फ तब वाली बात आती है अगर आप बिना पूछे बिना सोचे समझे एक दवा ले रहे हैं और उसको लेते ही जाते हैं, तो इसमें हम साइड इफेक्ट तो नहीं कहते, कुछ ये कहते हैं कि उस मेडिसिन के प्रूविंग स्टार्ट हो सकती है बहुत लंबे अंतराल में लेने से, तो उसकी प्रूविंग हो सकती है, परंतु साइड इफेक्ट वाली बात नहीं है जैसे कि एलोपैथी की दवाई के साथ होता है। इसमें इसलिए फिर भी कॉशन वाली बात यह है कि मेडिसिन इज अ मेडिसिन, इट शुड बी टेकन विद अ प्रॉपर केयर अंडर द गाइडेंस, क्योंकि कब उसको लेना है, कितना लेना और कब बंद करना है, ये आपका डॉक्टर ही निश्चित कर सकता है। जी, बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी भी दवा का इस्तेमाल करते हैं तो वो मेडिकल सुपरविज़न में ही लेना ज़्यादा सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। तो जी इस बात का समर्थन तो हम भी करते हैं। अगला सवाल जो है वो कुछ इसी से जुड़ा हुआ है डॉक्टर साहब। जी जैसे कि हर पद्धति में, हर पैथी में ये दावा किया जाता है कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से निपटने के लिए और डिटॉक्सिफ़िकेशन के लिए उस पद्धति में ख़ास दवाइयाँ होती हैं। जी तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि होम्योपैथी में ऐसी कौन-सी दवाइयाँ हैं जो हम शरीर को डिटॉक्सिफ़ाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पे मैं फिर आपको क्योंकि आपने पूछ रहे हैं मैं बताना भी चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक होम्योपैथी में दवा आती है नक्स वोमिका के नाम से। जी, नक्स वोमिका एक सबसे बेहतरीन होम्योपैथिक दवा है जो किसी भी दवाइयों के इफेक्ट को नलीफाई कर सकती है, उसमें ये पावर है, ये उसकी खास एक विशेषता है। परंतु उसका भी जो उपयोग कितनी पोटेंसी में लेनी है, नक्स वोमिका 30 लेनी है, 200 लेनी है या 1000 लेनी है, ये आपका डॉक्टर निर्धारित करेगा। वो आपकी बॉडी की कितनी क्षमता है, आपकी जो ससेप्टिबिलिटी कितनी है और बॉडी की टॉलरेंस कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा। तो जी, इसलिए हमें नक्स वोमिका नाम की दवा, उसको तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि एक रामबाण है जो कि आपकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, खासतौर पे ओवर मेडिकेशन की हुई हो उसको नलीफाई करने के लिए बहुत अच्छी है। परंतु वही उसका जो कब तक कितना और हाउ लॉन्ग, ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। उसके अलावा जो कुछ दवा है जैसे कि आपकी भूख ना लगने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, उसके साथ दिक्कत होती है, इंडाइजेशन का दिक्कत हो गया, तो ऐसे समय में चाइना भी एक दवा है बहुत अच्छी, जिसमें कि आपका वो लगातार स्टूल होते रहते हैं और देयर इज लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, जिनको ब्लड का लॉस होता रहता है तो और पेट में गैस बनती है, तो उसमें सिंकोना यानी चाइना ऑफिशियली एक दवाई है जो बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे ही मेरे बायोकेमिक सॉल्ट्स में एक नेट्रम फॉस भी आता है जिसको हम बायोकेमिक सॉल्ट्स बोलते हैं, तो ये नेचुरल बॉडी के सॉल्ट्स होते हैं, तो उसमें एक नेट्रम फॉस नाम की दवा है, वो भी बहुत अच्छा। तो मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि दो तीन दवा तो आप बड़े बड़े आराम से समझ सकते हैं और इनको लिया भी जा सकता है बिना किसी दुष्प्रभाव के, परंतु फिर भी कंडीशन यही है कि आपको उस तरह के सिम्टम हो और आप डॉक्टर के निरीक्षण में ये सब दवाइयाँ ले सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, एक आम तौर पे एक समस्या देखने को मिलती है जो भी पेन किलर्स का यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे एएस के पेशेंट जो होते हैं, उनमें लॉन्ग टर्म में जाके लीवर और किडनी पे असर होने के का जोखिम होता है। जी और कहीं न कहीं अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है उसको भी कुछ दवाइयाँ ज़रूर बढ़ावा देती हैं। हालाँकि इस पे अभी तक कोई साइंटिफिक प्रूफ
नहीं है उस तरीके से कि खुल के इसको बोला जाए, लेकिन कुछ संभावनाएं ऐसी व्यक्त की जाती है। तो मैंने एक दवाई के बारे में सुना है, होम्योपैथी की दवाई है कालमेघ, जो कि लीवर डिजीज मतलब लीवर से संबंधित बीमारियों में उसका बड़ा ही महत्व माना जाता है। जी। तो कालमेघ के बारे में थोड़ा सा मुझे बताने का कष्ट करें कि कालमेघ किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से लीवर की प्रॉब्लम में प्रिवेंट करता है। कालमे की बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसमें हमको कहते हैं कि जिसमें जहाँ पे हिपेटोटॉक्सिसिटी होती है। हिपेटोटॉक्सिसिटी मीन्स जहाँ पे लिवर में आई मीन उसका कोई दुष्प्रभाव आ रहा है, तो वहां पे पेशेंट की भूख मरना या इंडाइजेशन होना, अपच होना, ये सब सिम्टम होते हैं। तो उसमें कालमे उसको हम नॉर्मली टिंचर की फॉर्म में यूज करते हैं, जो कि उसके हमें 5 से 10 ड्रॉप अगर उसमें दी जाती हैं पानी के अंदर डाल के दिन में 1 या 2 बारी, तो उसकी जो लिवर से कनेक्टेड जितनी प्रॉब्लम होती है वो काफी हद तक सुधर जाती है। परंतु फिर मैं यहाँ पे फिर वो एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे हमें पहले भी हुआ कि कोई दवाई बताएगी तो उसको लोगों ने अपने आप लेना शुरू कर दिया, तो ऐसा ना करें, क्योंकि लिवर की दवाइयाँ खाली कालमेघ एक बहुत अच्छी दवाई है, पर अकेली कालमेघ दवाई नहीं है। जी, इसमें होम्योपैथी के अंदर और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो लिवर के लिए टॉनिक का काम करती है। जैसे ये कालमेघ वन इज वन ऑफ देम, अनदर इज चेलिडोनियम है, उसके अलावा अमीन किलकिरे का है, बहुत सारी दवाइयां हैं जो उसमें काम करती हैं। परंतु फिर उसमें अगर उनके लक्षण होंगे, मरीज में उस लक्षण को होते हैं, तो यस वही दवाई काम करेगी। कालमेघ को अगर जैसे आप नॉर्मली लोग लिव 52 के नाम से वो अक्सर मान के ले लेते थे, फ्यूचर जी, और लिवोमिन वो होगी, तो इसी तरह से इसका भी एक चलन शुरू हो गया, लोगों को अब ये प्रचलित हो गई है। परंतु मैं बारी बारी यही कहना चाहता हूँ कि जी, कोई भी दवाई आप अपने आप ना लें। जी। जी। डॉक्टर साहब, लीवर की बीमारी में जहाँ तक बात है होम्योपैथी के इस्तेमाल की, तो अक्सर एलोपैथ में जब लिवर सिरोसिस की बात आती है, जी। तो डॉक्टर्स का ये कहना होता है कि ये क्यूरेबल नहीं है। जी। मतलब लिवर सिरोसिस अगर हो गया तो ये कहा जाता है कि अब ये क्योर नहीं हो सकता। उसके बाद मतलब आम तौर पे जो है इस चीज़ की तैयारी शुरू हो जाती है कि अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती है तो ट्रांसप्लांट होगी। जी। यही यही एक अगला कदम होगा। जी। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने सुना है, पढ़ा है, तो उसमें ये मैंने देखा है कि होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। जी। होम्योपैथी बिल्कुल। ये नहीं मानता कि लीवर सिरोसिस जो है वो क्यूरेबल नहीं है। हाँ, कुछ लिमिटेशंस ज़रूर होते हैं कि एक स्टेज के बाद उसको पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते। लेकिन कुछ एडवांस स्टेज में भी होम्योपैथी की बड़ी उपयोगिता जो है सुनने को मिलती है। तो क्या बिल्कुल आपने जी, क्या बिल्कुल सच्चाई आपने है मैं सही, वही जानना हाँ चाहता बिल्कुल आपने सही कहा है। जो हूँ। जी, सिरोटिक लिवर होता है या लिवर सिरोसिस होता है, जिसको हम कहते हैं कि उसका मीन लिवर सिकुड़ गया या कुछ इस तरह, इसमें नॉर्मली पहले तो ये देखा जाता है कि उसके कारण क्या है, सिरोसिस ऑफ लिवर का वजह क्या रही है। आई मीन नॉर्मली देखने में आता है कि जो क्रॉनिक अल्कोहलिक होते हैं, जो शराब का सेवन आई मीन रेगुलरली करते हैं, वो उन इस चीज से ज्यादा पीड़ित होते हैं, जी, सिरोटिक लिवर के। और कुछ लोग जो शराब नहीं पीते, वो फिर भी उनको भी लिवर सिरोसिस हो जाता है। तो वो देखने में आता है कि जो कोई किसी चीज की मेडिकेशन ले रहे हैं जिनमें हिपेटोटॉक्सिसिटी ज्यादा थी, तो उसकी वजह से हमें लिवर सिरोसिस होता है। और इसमें हमने अपने 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 एकेजी क्लिनिक में भी बहुत सारे मरीजों को ठीक किया, जिनको जिनको कहा गया था कि शायद इनको इनका बचना पॉसिबल नहीं है और बचाव का सिर्फ तरीका बचा है, तो उनको लिवर ट्रांसप्लांट ही कराना होगा। तो ऐसे पेशेंट्स को भी हमने अपने यहाँ पे ट्रीट करा है और वो उस चीज से निजात पा सकें कि लाइक उनको ट्रांसप्लांट के बिना भी मेंटेन रखें। हाँ, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और लाइफ का स्पैन है, that can be I mean ascertained further with the proper homeopathic medication और constitutional treatment के साथ, जहाँ पे मरीज को आई मीन सिरोसिस लिवर के साथ कंटिन्यूस वॉमिटिंग होती जा रही है, वेट घटता जा रहा है, बुखार रहना शुरू हो गया, किसी को जॉन्डिस भी साथ में हो गया, तो ये कॉम्प्लिकेशन साथ में आती जाती हैं कि जो आपके लिवर एंजाइम्स हैं वो सारे आई मीन हेवायर हो गए, एसजीओटी, एसजीपीटी, जीजीपीटी सब बिगड़ गए। तो ऐसे टाइम पे जितनी जितनी जो बायोकेमिस्ट्री है उसकी बिगड़ी हुई होती है, तो उनको भी साथ साथ आई मीन प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ देखा कि वो सब नॉर्मल आने शुरू हो गए। अभी हाल ही में देयर वाज अ पेशेंट ऑफ माइन जिसका आई मीन बिलिरुबिन
28 तक चला गया था। जी। और वो हॉस्पिटल वालों ने उनको मतलब आई मीन RR हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उसमें अपना कोलन का कैंसर था पहले उनको, उसके साथ आई मीन ये प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने उनको बस कहा कि ठीक है आप घर ले जाएं इनको, अब तो जो आप मतलब सेवा सेवा करें। और बड़े निराश होकर वो मेरे पास वापस होम्योपैथी में आए, तो हमने उनको आई मीन ट्रीटमेंट शुरू करा, और धीरे धीरे वो आई मीन ठीक हुए, और उनका जो आई मीन सिर्फ बिलिरुबिन था 28 से 4 तक 3 तक आ गया और नॉर्मल हो गया, एंड पेशेंट स्टार्टेड बिकमिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल। और वो उठ के चलना फिरना खाना पीना सब कुछ शुरू हो गया। बट यस, उसमें थोड़ा समय लगा। और वो जो घर वाले थे वो तो बिल्कुल ये सोच मान के चल रहे कि कुछ दिनों के मेहमान हैं, तो ही लिव्ड फॉर आई मीन फॉर मेनी मेनी मोर मंथ्स आफ्टर दैट। तो ये होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी वो है, जिसमें कि अगर आप मरीज को सही समय में होम्योपैथी के संरक्षण में ले आते हैं, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि पेशेंट की जो उतनी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, अगर हम उसको सही समय में होम्योपैथी का उपचार देना शुरू कर दे तो। जी, एक अंतिम और बड़ा अहम सवाल मैं करना चाहूँगा डिटॉक्सिफिकेशन को ही लेकर। हमें जी ये बताइए डॉक्टर साहब कि बिना दवाइयों के, मतलब किसी भी पैथी की बिना दवाइयों के, अगर हम अपने शरीर को टाइम टू टाइम डिटॉक्सिफाई करते रहें, तो उसके जी। क्या लाभ हैं और किस तरीके से कर सकते हैं? मतलब प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन क्या होगा? कौन सा आहार लें? किस तरीके से जीवन शैली रखें ताकि ये जो शरीर में टॉक्सिक जमा हो वो रिलीज होता रहे? ये सबसे बड़ा अहम सवाल ही यही है कि जो लाइफस्टाइल है, आजकल का लाइफस्टाइल ही इतना फॉल्टी हुआ है। जितनी भी बीमारियां हैं उसमें 70% कम से कम रोल अपने आम आदमी की लाइफस्टाइल का है, जो कि फॉल्टी है, जिसमें आता है उसके लाइफस्टाइल में खान पान रहन सहन आचार विचार। जी, खाली क्या खाना पीना वही नहीं, जो उसकी मानसिकता है, जो उसकी साइकोलॉजी है, वो भी उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि बॉडी की आई मीन आपके नॉर्मल रहने में। अगर आपके विचार ही आई मीन जो है नकारात्मक विचारों में रहते हैं, आप हर समय आई मीन उसमें या तो किसी गलानी में, किसी शोर तनाव, में, स्ट्रेस। तनाव स्थिति में रहते हैं, जी, तो वो जो आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो और ज्यादा बढ़ते जाते हैं, जी, बिकॉज दे दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ एसिड। एंड एसिड जो कि आई मीन नॉर्मली बॉडी में होता है खाने को हजम करने के लिए, और उस टाइम पे अगर हजम करने के लिए कोई चीज नहीं लेगी, तो वो पूरी जो वहां पे उसको गलाता जाता है। एंड दिस इज हाउ द नेगेटिविटी causes more problem, even anger is also one of the feature which creates lot of negativity and which causes lot of problem। ऐसे टाइम पे जो हम ये कहते हैं कि नेचुरोपैथी की तरफ जितना हम नेचर से प्यार करते हैं, जितना नेचर वे में रहेंगे, उतना हम अपने आप को ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अंदर आपका सबसे अच्छा तो है ही कि समय अनुसार खाना, ठीक है, निश्चित समय में आहार लें, और जो आपका क्या नाम ये जितना जितना आई मीन शाकाहारी वो है भोजन उतना लें, जितना नेचुरल फॉर्म में मिलता है उतना लें। जो प्रोसेस्ड फूड है, जो आई मीन टिंड फूड है, जो आपके प्रिजर्वेटिव वाली चीजें, उन सब का जितना कम से कम सेवन हो उतना कम से कम सेवन करें। फिर जी, पानी की मात्रा पर्याप्त लें। फिर दूसरी जो हवा पानी का जिसको हम कहते हैं कि उसके अंदर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, और नींद नींद पूरी रखें। ये सारी चीजें हैं जो आप में आई मीन कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अगर आपका माइंड हेल्दी है तो बॉडी भी हेल्दी होगी। तो इसलिए सबसे पहले माइंड को हेल्दी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें हम किसी के प्रति द्वेष भावना, एंगर या सब वो ना रखें। जितना हम अपना आपस में प्यार और जितनी आपस में आई मीन देने की इच्छा रख सकते हैं उसको देखिए। खासतौर पर जैसे इस महामारी में तो बहुत कुछ देखा लोगों ने, क्योंकि आई मीन इतनी प्रॉब्लम हुई हैं, तो अगर ऐसे समय में हम सब अपने आप को नेचुरल फॉर्म में ज्यादा रखें, तो आई थिंक वी विल लिव अ बेटर एंड हेल्दियर लाइफ। जी। जी तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, ये भी एक कहावत है और डॉक्टर गुप्ता ने खास तौर से इस बात पे जोर दिया है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए न केवल आहार जरूरी है
बल्कि एक बेहतर विचार भी ज़रूरी है। और शरीर में जिस तरीके से एक आप वाहन चलाते हैं तो उसकी समय-समय पर ओवर हीलिंग ज़रूरी है, उसी तरीके से शरीर को भी समय-समय पे विष मुक्त यानी डिटॉक्सिफ़ाई करने की प्रक्रिया भी मतलब आपको करना चाहिए। तो इस विषय में होम्योपैथी की उपयोगिता आपको पता चली है और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी आपको जानकारी भी मिली होगी। ये एपिसोड आपके लिए काफ़ी ख़ास हुआ होगा। तो डॉक्टर गुप्ता ने हमें इतनी अहम जानकारी दी, उसके लिए हम आपके काफ़ी आभारी हैं। और कार्यक्रम समाप्त करने का अब समय आ गया है, तो आगे भी कुछ उपयोगी एपिसोड्स आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।